बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 24 जनवरी है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, NCCI का इमरान खान के हवाले से तफ्तीश, 2 इंक्वायरीज़ की गई, रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई है। ये रिपोर्ट क्या है? पाकिस्तान का मीडिया इन तमाम रिपोर्ट्स को, इंक्वायरीज़ को रिपोर्ट क्यों नहीं करता, इसका एक हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर नौशहरा मर्दान की आवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अवामी रेफरेंडम, इमरान खान हर चौक डी चौक, और इमरान खान ही पाकिस्तान के अंदर आने वाली नस्लों का लीडर है। क्या पैगाम मिला है आज ताकतवर हलकों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस रैली से, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल और कुछ मनाजिर आपको दिखाएंगे बराह रास्त। और इसके साथ साथ दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका है और मामला है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये नाम किसका लिया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी किसको दी जाएगी, ये फ़ैसला किसने करना है, इसका भी एक जायज़ा रखेंगे आपके सामने। और फिर सिक्योरिटी ज़राए बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से क्या बता रहे हैं, ये भी खबर मैं आपको दूंगा। और फिर पाकिस्तान में एक नया कानून आया है जी, ये कानून घरेलू तशद्दुद के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस, और इसमें क्या चीज़ें शामिल की गई, इसका भी अहाता करेंगे। और मगरिब में ऐसे कवानीन और इसका इतलाक़ किस तरह किया जाता है, कंपैरिजन में आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों, आपको 2 तस्वीरें भी दिखाएंगे, एक वादी तेरा की जहाँ पे बच्चे सख्त सर्दी से मुकाबला कैसे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शहजादे शहजादियों के ख़ानदान के लोग अपने बच्चों की शादियों को किस तरह फ़ख्री अंदाज में बयान करते हैं, और रियासत की क्या जिम्मेदारी हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और यहाँ पर अब इंटरनेशनल ख़बरें भी, उनके ऊपर तज्ज़िये भी आप देख सकते हैं रेगुलर जाकर। तो आप जाकर इसका ज़रूर हिस्सा बनिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक को ज़रूर आपने क्लिक करना है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के केसेस को रिपोर्ट नहीं किया जाता। इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी, इमरान खान के कामों के ऊपर अपनी तख्ती लगाकर उन कामों को भी छुपाने की कोशिश की जाती है। जैसा गज़ा को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है, तारीख़ से मिटाने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह इमरान खान के नाम को, इमरान खान के कामों को भी पाकिस्तान में बार बार कोशिश की जाती है कि मिटाया जा सके। लेकिन अवाम का सर फैसला कुछ और है। पाकिस्तान की अवाम, KPK के लोग, और पाकिस्तान के दीगर शहरों में जहाँ भी सोहेल अफरीदी गया, वहाँ का मिजाज आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान में ताकतवरों की हाकमियत को मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सिर्फ तारीख है हमेशा से कि जब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा लगता है तो ये मकबूल होता है, और जब भी एंटी अमेरिका नारा लगता है तो इसे हमेशा मकबूलियत मिली। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की आवाम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा लगा भी रही है और बार बार इमरान खान की मकबूलियत का सबूत भी दे रही है। बार बार रेफरेंडम होता है, जिस शहर में आप चले जाएं, पाकिस्तान की आवाम निकल कर बाहर रेफरेंडम में हिस्सा ले रही है। और दोस्तों, जब से सोहेल अफरीदी साहब ने कुर्सी संभाली है, उन्होंने ये साबित किया कि वो इमरान खान की राइट चॉइस है, और उन्होंने ये भी साबित किया कि वो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के भी चैंपियन है। उन्हें मालूम है कि मज़ाहमत की सियासत कैसे की जाती है। सिंध के अंदर हालात को बदला, सिंध के अंदर आवाम को निकाला, पंजाब के अंदर आवाम को निकाला। फस्तायत है, जबर है, ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये रेफरेंडम करवाने में कामयाब हुए। अब उन्होंने सिंध और पंजाब के बाद KPK का रुख किया। मानसहरा से, आपने हज़ारा से, एबटाबाद से, आपने KPK मुख्तलिफ इलाकों से जो मंजर देखा, ये एक रेफरेंडम था पाकिस्तान में उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो मुल्क के अंदर जमहूरियत को पनपने नहीं देते। दोस्तों, अब स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का जो अगला फेज़ है वो KPK में, और जुनैद अकबर साहब इसको लीड कर रहे थे। आमतौर पर जो सोहेल अफरीदी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK वो रैली की क़यादत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जुनैद अकबर को कहा कि आप लीड करें और मैं बतौर कारकुन इस रैली में शरीक होऊंगा। ये सोहेल अफरीदी की सच्चाई है कि उसे ओहदे नहीं चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहता है। मर्दान और नौशहरा की आवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली है, और जब सोहेल अफरीदी निकले, रैली की क़यादत कर रहे थे, तो जगह जगह लोगों ने रोक कर उनका इस्तकबाल किया। और नंबर्स ये बताते हैं कि KPK, जिसके ऊपर कब्ज़ा करने की बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, जिसमें फजलुर रहमान और ANP हमेशा से वो इस ख्वाहिश का इजहार अपने बयानात की शक्ल में करते रहे कि हमें भी 2024 के अंदर जो इलेक्शन है वो हरवाया गया और हुकूमत PTI को दे दी गई। ये उनके खिलाफ भी एक रेफरेंडम था कि KPK
13 बरसों में नहीं बदला और KPK समेत पूरा पाकिस्तान इमरान खान का है। जहां भी जो तहरीक इंसाफ के अगर इलेक्शन होते हैं मुल्क के अंदर, तो फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आएगा और इमरान खान के हक में आएगा। सोहेल अफरीदी साहब मर्दान, नौशहरा, लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पे पहुंची है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कल मालाकंड डिवीजन में सोहेल अफरीदी साहब जाएंगे। अब उन्होंने जो खिताब किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रेफरेंडम से खिताब करते हुए सोहेल अफरीदी ने कहा कि तैयार हो जाओ, बस थोड़ा सा इंतज़ार और है, और इंशाल्लाह हम अपने लीडर को बहुत जल्दी उसका ख्वाब पूरा करेंगे और उसे रिहा करवाएंगे। मेरे साथियों, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म मेरे लीडर इमरान खान की तरफ से आया। इमरान खान ने ये हुक्म दिया। हमने सिंध और पंजाब के बाद हज़ारा में जो जोश व खरोश देखा और जो मनाजिर देखे, इसलिए मैंने कहा था कि सोच लिया है कि अब मैं किसी जंग में नहीं मारा जाऊंगा, अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। अच्छा, अब ये ना इनका एक पेट सेंटेंस बन गया है, और जब ये बात करते हैं ना कि इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, तो ये तहरीक के अंदर आपको ना एक नई रूह नज़र आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने इस तहरीक के अंदर जान डाल दी है। आपको ये नारे कभी भी मरियम के जलसों में देखने को, सुनने को नहीं मिलते। कभी आपने नवाज शरीफ के लिए कभी लोगों को ये कहते नहीं सुना कि अब के बार मैं इश्क नवाज में मारा जाऊंगा। कभी जरदारी के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, कभी बिलावल भुट्टो के बारे में कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो तारीख लिखी जा रही है और रेफरेंडम का जो फैसला आ रहा है, इसमें इमरान खान के बारे में ये लोग बात करते हैं। और दोस्तों, जो नंबर्स हैं वो ये बताते हैं कि किसी तरह भी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम का रेफरेंडम है इस निज़ाम के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ जो इस निज़ाम को मुसलसल कंट्रोल कर रही हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातों को जिस तरह दीवार के साथ लगाकर मर्जी के फैसले, मर्जी की कानून साजी की जा रही है, ये उस सोच के खिलाफ एक रेफरेंडम है। और पाकिस्तान की आवाम हर बार आपको यही नतीजा देगी, यही फैसला आपके सामने होगा। आप अपनी अदालतों से फैसले करवाओ, लेकिन जिसने आवाम की अदालत के साथ रुजू करके जो अवामी फैसला हासिल किया, इस फैसले को पाकिस्तान में कोई बेंच, कोई आईनी अदालत या कोई आईनी बेंच का सरबराह जो है इस फैसले को रिवर्स नहीं कर सकता, और ना ही किसी फर्द वाहिद के पास वीटो की पावर है, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान की आवाम का है। सर, ये जो रेफरेंडम है ना, ये माजी में भी होते रहे। मुशर्रफ साहब का भी एक रेफरेंडम आपको याद होगा। आवाम किस तरह से मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ थी, वो फैसला डब्बों से निकला। अभी भी वक्त है लोगों को वापस अपनी आईनी हदूद में चले जाना चाहिए, क्योंकि अवामी फैसले सर फिर ऐसे ही होते हैं जिसमें आवाम नारा लगाती है, और आवाम ने नारा लगा दिया कि अब की बार इश्क इमरान में मारे जाएंगे, किसी इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत में नहीं, किसी तर्जुमान की मोहब्बत में नहीं, किसी प्रॉक्सी हुकूमत की मोहब्बत में नहीं, और ना ही किसी हुकूमत के ये करता धरता जो कुर्सियों पर बैठकर किसी खास एजेंडे को टो करते हैं। और मगरिब की सोच को लेकर पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किया जा रहा है, इस मोहब्बत में कोई मारा नहीं जाएगा, बल्कि अब की बार लोग इश्क इमरान में मारे जाएंगे। और अब ये नारा गली गली जो है वो गूंज रहा है। दोस्तों, जो जोशो खरोश और जज्बा देखने में आ रहा है, और जिस अंदाज से सोहेल अफरीदी आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मुकदमा लड़ा ही, लेकिन वो बहनों का भी मुकदमा लड़ रहे हैं। बहनों का मुकदमा क्या है कि हमारे भाई से बात करवाई जाए। इमरान खान जो पैगाम पार्टी के लोगों को देते हैं, हम वो बाहर आकर अमानतन पार्टी के लोगों तक पहुंचा देते हैं। हमारा इससे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इन्होंने सियासत करनी होती तो कोई ओहदा इनके पास होता, और फिर आप कहते कि हाँ ये सियासी लोग हैं और तकरीरें करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि जुमेरात को इस महाज को खाली मत छोड़ा जाए। और अब जुमेरात के हवाले से सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया कि वो जुमेरात को अडयाला के बाहर जाएंगे। अगर मंगल का महाज बहनों ने संभाला है, तो जुमेरात का महाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभालना चाहिए। और अगर तहरीक इंसाफ अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं, बैरिस्टर गौहर एक्सपोज हुए, मजीद एक्सपोज होंगे, तो ये महाज सोहेल अफरीदी को और बाकी लोगों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और एक प्रेशर बिल्टअप करना चाहिए मंगल को भी और जुमेरात को भी। मेरा ख्याल है कि हमारी बात उन्होंने सुन ली और उन्होंने ऐलान किया कि वो जुमेरात को अडयाला के बाहर जाएंगे, और वहाँ पर शायद जो है वो धरना भी दिया जाए। सोहेल अफरीदी का जी सब पूरा फोकस जो बार बार वो दोहरा रहे हैं कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं, और इमरान खान की रिहाई के लिए हमने हर कोशिश जो है वो ज़रूर करनी है। और दोस्तों, आपको खान साहब के हवाले से मैं एक और ख़बर भी दूं, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं करता, और अगर रिपोर्ट करता है तो अपने अंदाज में, और ये है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से रिलेटेड। खान साहब के एक्स को बंद करने के हवाले से एक दरख्वास्त अदालत गई, और उस दरख्वास्त की बुनियाद के ऊपर ये फैसला लेना चाहते हैं कि किसी तरह खान साहब का अकाउंट बंद हो जाए। इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है NCCI की, और NCCIA ने इमरान खान के एक्स अकाउंट के हवाले से अपनी इंक्वायरी का आगाज़ किया। अब वो जेल गए और मुतअद्दिद दफ़ा जेल गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ सवालात रखे। खान साहब से पूछ रहे हैं कि कोशिश वो बार बार करते हैं कि आप ये बताएं कि आपका अकाउंट कहाँ से
اسے جو ہے وہ آپریٹ کیا جا رہا ہے، تو عمران خان نے متعدد بار یہ کہا کہ یار مجھے نہیں پتا کہ کون آپریٹ کر رہا ہے، کہ آپ اسے آن کرتے ہیں، تو عمران خان نے کبھی بھی کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اب انہوں نے اس رپورٹ کو عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر آنے والی ٹویٹس پر 2 انکوائریز شروع کر رکھی ہیں۔ یہ NCCI کا جواب ہے، اور کافی دفعہ NCCI ٹیم اڈیالہ جیل جاتی ہے، لیکن عمران خان تعاون نہیں کرتے اور نہ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے۔ تو دوستو اس کیس کے ذریعے بھی عمران خان کے اوپر پریشر بڑھایا جائے گا کہ ادارے دیکھیں پاکستان کے اندر عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلے دے رہے ہیں۔ آپ کی اپنی عدالتیں ہیں، آپ جیسا مرضی ان سے فیصلہ لیں، 10 سال کا لیں، 3 سال کا لیں، 4 سال کا لیں، تاحیات فیصلے لے لیں، یہ اب آپ کے اختیار میں ہے، اور پاکستان کی عدالتیں مکمل طور پہ کمپرومائز ہو گئی ہیں۔ دوستو پاکستان غزہ کا جو چیپٹر ہے یہ ملک کے اندر اور انٹرنیشنلی بند نہیں ہو رہا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن پورا ویسٹ اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں جو ایک انہوں نے بورڈ بنا دیا ہے اس کے خلاف ہے، اور بہت سارے ممالک نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے، گو کہ آپ اتحادی ہیں، برطانیہ نے بھی نیٹو کے حوالے سے ایک سخت سٹیٹمنٹ جاری کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ نیٹو میں جو لوگ مارے گئے ان کی فیملیز آج بھی اس تکلیف سے گزر رہی ہیں، لیکن آپ کا ایک جملہ ان تمام فیملیز کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنا کہ نیٹو کے لوگ جو ہیں، نیٹو میں شامل جو فوجی تھے، انہوں نے فرنٹ لائن کے اوپر آپ کی جنگ نہیں لڑی، تو اس سے تکلیف پہنچی ہے۔ تو ویسٹ پورے کا پورا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے، لیکن پاکستان اور کچھ ممالک اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد یہ تمام فیصلے ریورس ہو جائیں گے اور اس بورڈ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے دیکھنے والی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کرسی پہ نہیں رہتے تو اس بورڈ کی آئینی حیثیت کیا ہے، اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق یہ بورڈ کہاں سٹینڈ کرے گا۔ کیونکہ جب یہ سوال ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوا کہ آپ کیا تاحیات اس کے سربراہ رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، یہ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ ممبران کی خواہش ہے کہ میں تاحیات اس کا ممبر سربراہ رہوں، لیکن وقت آنے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ بطور ریاست جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جائیں گے تو وہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کسی بھی اقدام کو اس کے اوپر آنے والی حکومتوں کی طرف سے کیا مہر لگنی ہے یا نہیں لگنی۔ جو سیکیورٹی ذرائع ہیں انہوں نے اپنی ریڈ لائن بتا دی ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہماری ریڈ لائن ہے، ہم کسی بھی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن یہ فیصلہ بھی دوستو آنے والے دنوں میں ہوگا کہ پاکستان کیا کرتا ہے، اور سیکیورٹی ذرائع جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور دوستو کچھ روز پہلے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی، ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کسی کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ ماجرا کیا تھا، تو انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے خود فیلڈ مارشل کے بارے میں استفسار کیا، میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل کیسے ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے جواب میں مہمانوں کی اگلی صف میں بیٹھے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی جانب اشارہ کیا، تو وہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ آپ کے فیورٹ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو پاکستان کی پارلیمان میں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب لوگوں کی ویڈیوز نہیں بنائی جاتی، اس سے پہلے بھی یہ ہوا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے بیڈ رومز کے اندر ویڈیوز بنائی گئی، عاصم سواتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ طارق محمود جہانگیری صاحب اور بہت سارے لوگ، پرائم منسٹر عمران خان، شہباز شریف، مریم نواز شریف، اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں، آڈیوز ریکارڈ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ کچھ اکاؤنٹ سے شیئر بھی کی گئی، ہیکرز کی مدد بھی لی گئی، اور ایک اکاؤنٹ تھا آپ کو یاد ہوگا ٹویٹر، جس کے اوپر ایک ہیکر نے یہ تمام آڈیوز جو ہیں وہ جاری کی، اور اس نے کہا تھا کہ اگلا جمعہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب ہیکرز کے ذریعے یہ آڈیوز ریلیز کر کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو ہلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور کام ہوا اور حامد میر صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے جو اراکین غزہ پیس بورڈ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، پی ٹی وی کا کیمرامین ان کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اسی وجہ پوچھنے پر مجھے ایک صحافی نے کہا کہ ان کی فلم بنا کر کہیں اور بھیجی جاتی ہے اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ تو سر یہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی ہوتا رہا اور آج بھی یہ ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن دوستو برطانیہ میں اور انٹرنیشنل میڈیا، یہاں پر میری جو انگلش جرنلزم سے جتنے بھی وابستہ لوگ ہیں، جو دوست ہمارے یہاں پر ہیں، ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو نا بڑے پیشنیٹ نظر آتے ہیں، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ اس پہ تنقید کرتے ہیں اور اسے ایک دشمن کی کارروائی قرار دیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے اور وہ امریکہ کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل ادارے بنائے گئے دنیا کو جنگوں سے پاک کرنے کے لیے، آپ نے ان کی کریڈیبلٹی کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو ایک حملہ ہے
यूनाइटेड नेशन के ऊपर और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले एक ऐसे मुल्क के आप हक़ में ये सब काम कर रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये देखें कि हम उसका दिफा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद इसकी आईनी हैसियत क्या है और हम किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे। आज तो आपको लग रहा है कि अमेरिका का, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप है और उसने एक प्राइवेट कंसोर्शियम बना दिया जिसे वो बोर्ड ऑफ पीस का नाम दे रहा है, लेकिन इसके जाने के बाद हमारी क्या पोजीशन होगी, और हम यूरोप के साथ, दुनिया के दीगर ममालिक के साथ जिन्होंने इनकार कर दिया इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने से, हम किस तरह से आंखों में आंखें मिलाकर बात करेंगे और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप देख लें कि वो जो इंडियन सहाफ़ी है वो कहता है कि तुम कहते थे कि फ्री पैलेस्टाइन, और अपनी हुकूमत से तो पूछो जाके कि तुम्हारी हुकूमत जो है वो आज उसी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गए जिसमें बैठने से हमने इनकार किया, तो आपका सारा जो बयानिया है वो सिफर हो गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और लोगों पर से एक प्रेशर भी हमें नज़र आता है। कल की मीटिंग इसका एक मुंह बोलता सबूत है, जहाँ पे लोगों को बुलाकर ब्रीफ किया गया कि ये जो रेड लाइन है वो क्या है, और किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये रेड लाइन हमास के ख़िलाफ़ जो है वो हम कभी भी अबूर नहीं करेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि आज इमरान खान को जेल में 903 दिन हो गए हैं, और 903 दिन इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी के इस कौम पर कुर्बान कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी, अडयाला जाती है या नहीं जाती, ये फैसला सोहेल अफरीदी ने कर दिया है जुमेरात को। और मेक श्योर ये करें कि एक दिन ज़रूर निकालें, अडयाला के बाहर जाएं, जाकर वहाँ पे ये एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करें। और सोहेल अफरीदी को ये काम करना है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बैरिस्टर गौहर से ये नहीं हो पाएगा। दोस्तों, दूसरी खबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त एक लड़ाई वाला माहौल है, और ये लड़ाई का माहौल जो बना हुआ है वो है 18वीं तरमीम को लेकर। और 18वीं तरमीम क्या है? 18वीं तरमीम के हवाले से बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी मान चुकी है, और ये सिर्फ दिखावे की जंग हो रही है और कुछ नहीं है। सिर्फ तय पाना है कि कितना हिस्सा निकाला जाएगा और कितना हिस्सा जो इसमें डाल दिया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के मामले पर बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। बार बार वो ये कहते हैं कि हाँ, पंजाब के अंदर जो है वो सूबे बनने चाहिए, और जनूबी पंजाब की जो बात जो है वो पीपल्स पार्टी भी करती है, क्योंकि उनको लगता ही है कि वो एक और सूबा बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर गिलानियों के ख़ानदान में से किसी का नाम लिया जाएगा कि वो सूबे को संभालेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर पंजाब के मज़ीद सूबे बना दिए गए तो इसमें से कुछ सूबे आपके पास भी तो आएंगे, मज़ीद 2 सूबे आपको दे दिए जाएंगे, तो आप इस तनाजुर में क्यों नहीं देखते। लेकिन इसके साथ साथ सिंध के भी तो सूबे बनेंगे, यानी सिंध में से कराची को सूबा बनाकर अगर एमक्यूएम के हवाले कर दिया जाएगा तो यहाँ की 20-22 कौमी असम्बली की नशिस्तें भी हाथ से जाएंगी, और ये सिंध की जो सरकार है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये समझाने की कोशिश जो है वो ज़रूर की जा रही है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस वक्त एक महाज एमक्यूएम ने बनाया हुआ है। एमक्यूएम ये चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट की एमा पर हमेशा एक्टिव होते हैं कि कराची को एक सूबा बनाकर एमक्यूएम के हवाले कर दिया जाए, और कराची के तमाम मामला जो हैं वो फिर एमक्यूएम के अंडर होंगे। यहाँ की हुकूमत, यहाँ की वजारतें, यहाँ पर बहुत सारी आपकी जो मेजर कंपनीज़ हैं, ऑब्वियसली कराची शहर में बिजनेसेस, और इसके साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्री कराची में और शिपिंग और बाकी जितने भी मामलात हैं वो एक ऐसी हुकूमत के पास आ जाएंगे जिसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि कराची को आप सूबा बनाकर एमक्यूएम की हुकूमत तो कायम कर देंगे, या फिर अपनी मर्जी की हैंड पिक्ड हुकूमत लेकर आएंगे। तो ये सिर्फ एक सूबे का मामला नहीं, एक शहर को उसके हकूक देने की बात नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल करने का मामला है। आपने कराची को कंट्रोल किया तो आपने मुल्क की मईशत को कंट्रोल कर लिया, ये याद रखिएगा। और यही एजेंडा है पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के हवाले से। अगर कराची सिंध से निकाल दिया जाए, एक अलग सूबा बना दिया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या रह जाएगा, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी। बताई जाता है इक़्तिदार की राहदारियों से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ पे कुछ लोगों से अगर आप बात करें तो जो असेसमेंट सामने आती है वो ये है कि कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तफाक होगा, यानी एनएफसी अवार्ड शायद इसको कम कर दिया जाए, लेकिन सूबे बनाने के मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वक्त सर बड़े बड़ों को बदल देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो ये पूरी एक हिस्ट्री है। माँ को मार दिया गया, जब इंक्वायरी होनी चाहिए थी हुकूमत आपके पास आई, आपने इंक्वायरी नहीं करवाई, आपने तमाम फाइलें बंद करवा दी, आपने कभी नाम भी नहीं लिया, आपने यहाँ तक कहा कि हम जानते हैं और हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वक्त गुजरता गया और आपने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर सब कुछ जो है वो कहा कि आज के बाद हम भूल जाएंगे और सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी,
وہ اس لیے کہ زرداری صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کو پرائم منسٹر بنایا جائے اور وہ اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں پرنس چارمنگ کو پرائم منسٹر کی کرسی پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ ان کی بیٹی ملک کی اگلی وزیر اعظم بنے۔ اب نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کی باری نہیں آنی، ڈیل کے فوری بعد اگر باری نہیں آئی تو اگلے الیکشن میں باری کیسے آئے گی؟ فیس سیونگ تو دے دی گئی کہ نشست صاحب جیت گئے اور بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، بات نہ کریں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کھیل کھیلا کہ ان کو فیس سیونگ کے لیے ایک نشست جتوا دی گئی، یاسمین راشد صاحبہ کو ہروا دیا آپ نے، لیکن آنے والے وقت میں نواز شریف کی اب پوری کوشش ہوگی کہ ٹھیک ہے سیاست میں ہم ویسے تو مائنس ہو گئے اور ہم آپ کبھی چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن میری بیٹی جو ہے وہ ضرور وزیر اعظم بن جائے۔ اور شیخ افضل مروت نے اس حوالے سے ایک دعویٰ کیا، مجھے حیرانگی ہے کہ شیخ افضل مروت کو اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے لگانی چاہیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے بھائی ہمارا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی پی کے درمیان مسائل کی شروعات ہیں اور اس کی وجہ مریم نواز ہے۔ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے بعد ایک چیز واضح ہوئی کہ آئندہ وزیر اعظم کی کرسی پر شاید مریم نواز براجمان ہوں گے، شہباز شریف عمر کے حساب سے سرپرست ہوں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے اور اب آپ گھر بیٹھیں اور حکومت جو ہے کسی اور کو دی جائے گی۔ آج ایک زرداری صاحب کا ایک جملہ بہت ہی حیران کن کیا تھا، سر یہی حقیقت ہے اور مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تعجب نہیں ہوا جب انہوں نے کہا نا کہ پاکستان کا مستقبل اس کے نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ یہ کون سے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے؟ مریم کی بات ہو رہی ہے، بلاول کی بات ہو رہی ہے، آصفہ کی بات ہو رہی ہے؟ کیڑے نوجوان یہ ضرور بتا دیں، چونکہ پاکستان کے سر حالات اور پاکستان کی عوام کے اور نوجوانوں کے حالات نا بڑے خراب ہیں۔ آج ایک تصویر میری نظروں سے گزری اور یقین کریں ہم اپنے گرم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہیٹنگ سسٹم آن ہے اور باہر ٹھنڈ پڑ رہی ہے، لیکن سردی کیا ہے ان بچوں سے پوچھیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر گاڑی کی چھت کے اوپر سفر کرنے پر مجبور ہو گئے، اوپر برف پڑ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے اور وہ مجبور ہیں اپنے علاقوں کو چھوڑنے پر، اور وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب یہ آپریشن جو آپ کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس آپریشن کا کوئی نتیجہ نکالیے گا، یہ نہ ہو کہ ایک اور حکومت آئے اور کہے کہ پچھلی دفعہ جو آپریشن ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، خدا کے لیے اس دفعہ آپریشن ٹھیک کیجیے گا، کسی عطائی کی طرح آپریشن نہ کریں کہ جو آپریشن کرنے کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ ضلع کرم کے متاثرین کے کیمپ میں دل دہلا دینے والے مناظر، جہاں ایک 8 سالہ بچہ اپنے پاؤں میں جرابوں کی بجائے پلاسٹک کے شاپرز لپیٹ کر پیدل چل رہا ہے، ایسے مناظر جنہیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی سر حقیقت ہے، اور دوسری طرف حقیقت کیا ہے کہ ہمارے ملک میں صرف ایک بحث چل پڑی ہے۔ یہ روہیل اصغر صاحب جو ہیں گو کہ اپنی گفتگو اور اپنی زبان کی وجہ سے زیادہ مشہور تھے، نواز شریف کے دوستوں میں سے ایک ہیں، ان کے بہت سارے ویڈیوز کلپس موجود ہیں جن میں یہ گالیاں لوگوں کو نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کھانے شانے جو ہو رہا ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب وہ ڈشیں گنوا رہے تھے، ایک طرف بچوں کے پاس جرابیں نہیں، میں کمپیریزن کیوں کرتا ہوں، یہ حکمران خاندان ہے نا، کس سے سوال کیا جائے؟ ہم اب امریکہ کی سرکار سے تو نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے بچوں کے پاؤں میں جرابیں نہیں ہیں، پاکستان میں بچوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، کس سے سوال کیا جائے گا؟ حکومت سے کیا جائے گا نا۔ تو پھر انہی کے خاندانوں کو کمپیئر کیا جائے گا کہ تمہارے بچوں کی شادیوں پر طرح طرح کی ڈشیں دی جاتی ہیں اور تم سے کہتے ہو کہ جناب یہ ون ڈش ہے۔ کیا کہا؟ مہندی والے دن دیسی مرغی، اس کے ساتھ سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی اور چنے کی دال تھی، کیا یہ ڈشیں؟ تو بھائی جان اور ڈشیں کی ہوندی ہیں سر، یہ غریب کے لیے نا کسی مترنجن سے کم نہیں ہے، یہ کسی غریب کے لیے نا ایک دعوت، دال، سادی دال بھی جو ہوتی ہے نا وہ بھی دعوت ہے اگر اسے مل جائے، لیکن ہمارے غریب عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈشیں، یعنی ان کے نزدیک یہ ڈشیں نہیں ہیں۔ اور یہ مہندی کی ڈشوں کے سوال پر انہوں نے رد عمل جو ہے وہ دیا۔ وہ اینکر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ جس نسل کی نمائندگی کرتا ہے اسے اس نسل کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کچھ لوگوں کا ترجمان بن کر ان کے جوابوں کے آگے جو ہے وہ مسکراتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دے کہ ایمان مزاری کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور جو رپورٹ ہوا ہے عدالت کے حوالے سے، ایک تو کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہاں پر کچھ لوگوں نے اس حوالے سے کچھ خبریں باہر آئی ہیں، اور گرفتاری کے وقت وہاں پر کیا ماحول تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ آج انہیں اڈیالہ سے ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا۔ جج منجوکا نے کہا کہ کیا آپ جرا شروع کریں گے؟ ایمان مزاری نے کہا کہ کیا میڈیا عدالت میں موجود ہے؟ ہم پر تشدد کیا جا رہا ہے، ہمیں کھانا اور پانی نہیں دیا جا رہا، تم اپنی نوکری کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور جج نے کہا کہ آپ
फिर मेरे फैसले का इंतज़ार करें। और फिर मुतनाज़ ट्वीट्स में हक़ दिफा ख़त्म करके जज अफजल मजोका ने बग़ैर फेयर ट्रायल मुकम्मल किए ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 3 करोड़ 60 लाख जुर्माना आयद कर दिया। पीका की सेक्शन 9 में 5 साल कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना, पीका सेक्शन 10 में 10 साल की कैद, 30 मिलियन रुपए जुर्माना और पीका की सेक्शन 26A में 2 साल कैद और 1 मिलियन रुपए जुर्माना आयद करके फैसले की कॉपी सुपरिटेंडेंट अडयाला को भेज दी गई है। अगर आप ये पैटर्न देखें तो सबको ना 10 साल की सज़ा सुनाई जा रही है, क्योंकि इनका प्लान ये है कि शायद 10 साल ऐसी आवाज़ें, ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स जो जेल में हैं, इन सबको 10-10 साल की सज़ा सुनाओ और कोई इनके हक़ में बोलने वाला ना हो और हम अपना 10 साल किसी तरह गुजार लें। ईमान मज़ारी 10 साल, हादी अली चट्ठा 10 साल, यास्मीन राशिद 10 साल, हामिद रज़ा 10 साल, एजाज चौधरी 10 साल, सरफराज चीमा 10 साल, महमूद रशीद 10 साल, अहमद खान 10 साल, सनम जवेद 10 साल, आयशा भुट्टा 10 साल, उमर खान का गार्ड हाफिज़ अरशद जो है उसे भी 10 साल, उमर अयूब को भी 10 साल सज़ा सुनाई गई है। और ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी और वकला के साथ बदसलूकी के बाद इस्लामाबाद ने 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया। सर, होना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कुछ दिन बोलेंगे और उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो जाएगी। अब मुझे ना ये जो वाक़या हुआ और जो सज़ा सुनाई गई हादी अली एंड ईमान मज़ारी को, उसके बाद ना मुझे बेनज़ीर शाह की एक मुश्किल मुझे नज़र आ रही है। और अल्लाह ताला जी तमाम लोगों की हिफाजत करे। और उन्होंने एक ट्वीट की है, अब वो ये कहती हैं कि पता नहीं कि हम किस किस्म की हार्ड स्टेट बन गए हैं, जहां एक ट्वीट पर दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का आर्टिकल छपता है तो पूरी वेबसाइट को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आप अब भी ईमान मज़ारी और हादी के लिए नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे और कब ये मौका मिलेगा। और दोस्तों, जो सबसे तकलीफ दह बात थी कि एक जो बताया गया कि उनको टॉर्चर किया गया है, खाना नहीं दिया जाता, तो इससे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की क्या खिलाफ वर्जी होगी। अब ये मामला जी इंटरनेशनली भी उठाया जाएगा। आपको मैं एक जाते जाते ये खबर भी दूँ, और बरतानिया ने जी 2 लोग हैं, एक तो उसमें शहजाद अकबर और आदिल राजा, और इनके ऊपर जो 3 मखसूस हमलों के बाद 3 अफराद पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। और द गार्डियन की खबर के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड की कार्रवाई, आदिल राजा शहजाद अकबर पर हमला करने के इल्ज़ाम पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। 3 अफराद को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। अच्छा, वैसे ये बड़ी हैरानगी की बात है कि लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोगों को चार्ज भी किया गया है और कुछ की बेल भी हो गई है। और बताया जाता है कि इससे पहले भी ये लोग जो हैं इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस थे। हैरानगी की बात ये, मैंने आपको पूरा वाक़या सुनाया था कि यहाँ पर चाकुओं से हमला किया गया और पुलिस आई कुछ दिनों के बाद और उन्होंने आकर हमारा हाल अहवाल पूछा। तो ये बड़ी एक कामयाबी है जी, अगर ये स्कॉटलैंड यार्ड करने में कामयाब हुई है। और यहाँ पे रहने के बाद कई साल हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि नहीं, ये लोग भी काम करते हैं। बाज़ लोगों ने लिखा हुआ था कि ये बरतानिया की पुलिस है। सर, ये किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये अगर कार्रवाई हो गई है तो ये बरतानिया की पुलिस है। बहुत सारे मामला में बरतानिया की पुलिस जो है वो हरकत में नहीं आती। तो शहजाद अकबर और दूसरे जो साहब हैं, दे आर लकी कि इनके जो इन पर हमला करने वाले पकड़े गए हैं और गार्डियन ने इसको रिपोर्ट भी किया है। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।